महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। क्या जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की कोई योजना है? अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो, अब बैठ जाए। डिस्टर्ब ना करिए। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। गुंडागर्दी कर रहे हो, नहीं दे सकते न्याय तो छोड़ो कुर्सी। अगर आप एक सड़क का नेता चुनते हैं तो कितना फर्क पड़ता है, इसका अंदाजा लगाइए। चंद्रशेखर आजाद इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, मान के चलिए कि उनको सबसे कम समय मिलता है, लेकिन उन्होंने पिछले 2 सत्र में पार्लियामेंट के पहले सेशन में तमाम सामाजिक आंदोलन से जुड़े मुद्दे उठाए, जिनमें दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार छिपे हैं। तीसरा, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग का बिल भी पेश किया। और यहाँ तक राजस्थान में जिस तरह से हत्या हुई, यूपी में जिस तरह से एससी समाज का मर्डर हुआ, हाथ में प्ले कार्ड लेकर संसद में नहीं बोलने दिया गया, उससे ज्यादा सोशल मीडिया ने इसको खबर बनाया। सवाल है कि आपकी अगर नियत है तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे, धर्मेंद्र सांसद का एक वीडियो देखिए। शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की जेएनयू से लेके, बीएचयू से लेके, एमयू से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो, देश नहीं देख रहा है नौजवान? उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के सांसद पर हमला बोला और जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने लगातार एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर, उनको पता चल गया है कि अब राजनीति करनी है तो दलित पिछड़ों की बात करनी पड़ेगी, एससी एसटी ओबीसी की बात करनी पड़ेगी। और उन्होंने कितने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज है, इसके आंकड़े मांग लिए। और उसके बाद किस तरह से तमाम जो एससी एसटी ओबीसी के सांसद हैं वो बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद की तरह स्टैंड लेंगे? सबसे बड़ी खबर यही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के जो सांसद हैं वो इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद की तरफ बोलना शुरू कर दें तो समाज का कितना भला हो जाएगा। 138 तो ओबीसी के सांसद है, रोज एनएफएस होता है, नॉट फाउंड सुटेबल। रोज एससी एसटी ओबीसी के वैकेंसी आने से पहले ही सीटों की बेईमानी हो जाती है। तमाम हायर एजुकेशन में एनएफएस लिखा जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी के ठेकेदार नहीं है। मैं देश भर में घूम रहा हूं। आज के डेट में सबसे ज्यादा बड़ा जो बिजनेस है वो बिजनेस है लैंड का, जमीन का, और दूसरा बड़ा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। भारत में लगातार निर्माण हो रहे हैं, कहीं रिवर फ्रंट बन रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं हाईवे बन रहा है, रेलवे के टेंडर होते रहे हैं, और इन सब में एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कंस्ट्रक्शन में रिजर्वेशन लागू किया था। उसके बाद हेमंत सोरेन ने किया, उसके बाद मांझी जी ने भी करने की कोशिश की थी। लेकिन सोचिए, इस देश में 90% लोगों को आज भी सिस्टम से वो बाहर है, मीडिया से बाहर है, जुडिशियरी से बाहर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर है, ब्यूरोक्रेसी से बाहर है, बिजनेस से बाहर है, स्पोर्ट्स, सिनेमा से बाहर है। और ये सब कैसे होगा? ताले की चाबी जो है वो संसद है, हर ताले की चाबी सत्ता है। अब राजनीतिक रूप से चूंकि बाबा साहब का संविधान है, तो लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन तो तय है, वो तो मिल रहा है। ओबीसी की संख्या लगातार बढ़ी है, खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद। और जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। लेकिन सवाल है कि वो आप नेता कैसे चुन रहे हैं? आप ऐसे नेता को चुन रहे हैं जो पैसे के दम पर आए हैं? क्या आप ऐसे नेता को चुन रहे हैं जो सिर्फ पार्टी के लिए वफादार हैं? आपको ऐसे नेता को चुनना पड़ेगा जो समाज के लिए वफादार हो, देश के लिए वफादार हो और संविधान के लिए वफादार हो, जिसकी अपना हित जो है वो समाज का हित और अपना हित है तो अपना हित छोड़ दे। और ऐसे नेताओं की, युवाओं की कमी नहीं है।
बस फर्क इतना है कि अगर आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे नेता को चुनना मजबूरी है, ऐसा नहीं है। अगर आपने चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को चुनना शुरू कर दिया, धर्मेंद्र यादव जैसे लोगों को चुनना शुरू कर दिया, आप ऐसे ही नेता को वोट दीजिए जो सड़कों से निकला हो और संघर्ष करता हो, जिसका राजनीति में आना कोई एक्सीडेंट ना हो, जो संघर्ष कर रहा हो, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो, जो सामाजिक और आर्थिक लड़ाई लड़ रहा हो, जो सांस्कृतिक चेतना के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, और वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। और ऐसे लोगों को जब आप चुनेंगे तब जाकर आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। नगीना के लोग खुशकिस्मत है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को चुना है, जो 365 दिन उनके सुख दुख और दर्द में शामिल है। और इसी की वजह से मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC के लोगों को मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं उनको भी बोलना चाहिए, चाहे वो किसी दल में हो। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं जो SC ST OBC के लोग हैं, सर जब तक आंदोलन है, जब तक संविधान है, तब तक आप हैं। 60 साल जो कांग्रेस सत्ता में रही, वहां जो लोग SC ST OBC के लोग थे उसमें कुछ लोग ही बोल पाए और वो अमर हो गए। बाबू जगजीवन राम ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वहां बोला और बहुत समाज के लिए काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इस्तीफा ही दे दिया, जैसी उनकी बात नहीं मानी गई। सोचिए, उतना तो त्याग कोई कर नहीं सकता है, लेकिन अगर आप त्याग करेंगे तभी बाबा साहब बनेंगे। बाबा साहब कांग्रेस में नहीं थे, उसके बाद उनको कानून मंत्री बनाया गया, और जैसे उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया उसको पास करने में देरी हुई, और खासकर OBC का रिजर्वेशन नहीं मिला। चूंकि SC ST को रिजर्वेशन तो संविधान लागू के साथ ही मिल गया था, OBC को जब रिजर्वेशन देने की उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नतीजा क्या है, आज डॉक्टर अंबेडकर सदा सदा के लिए अमर हैं, और इस देश के किसी गली मोहल्ले कहीं भी जाएंगे तो बाबा साहब का नाम आपको मिल जाएगा। ये होता है अमरत्व। दूसरा, कांग्रेस के 60 साल में कुछ ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने बड़े बदलाव की कोशिश की, लड़ाइयाँ लड़ी और वो सफल हुए और बड़े नेता बने। सबसे पहला नाम दलित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम का। उन्होंने कई ऐसे फैसले किए, जब बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो वो रक्षा मंत्री थे। ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये कंसेप्ट भी बाबू जगजीवन राम का था, जिसको प्रधानमंत्री के तौर पे इंदिरा गांधी ने क्रेडिट लिया। नौकरियों की बात हो, पार्टी से बगावत भी की इमरजेंसी के बाद। अगर जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनते तो हालात और कुछ होते। 2 चीजें इतिहास में बड़ी गलती हुई है। अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल या बाबा साहब अम्बेडकर प्रधानमंत्री होते तो स्थिति इस देश की और कुछ होती, इससे कोई दो मत नहीं है। उसी तरह से अगर बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री होते इमरजेंसी के बाद तो भी इस देश की हालत अलग होती। और उसके बाद 1992 में फिर चौधरी चरण सिंह ने बगावत किया। चौधरी चरण सिंह को बहुत कम मौका मिला, उनकी सत्ता छीन ली गई। उन्होंने भी करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे, किसानों के मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे, और उन्हीं की वजह से इस देश में रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे नेता बने। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, ये सब सचमुच बहुजन समाज के मजबूत नेता थे। और बहुजन मूवमेंट और सड़कों का नेता बनाना शुरू किया मान्यवर कांशीराम साहब ने। तो तमाम कांग्रेस के खिलाफ जब बिगुल बजा तो जनता दल जब सरेंडर करने लगी, और जनता दल में जो सवर्ण नेता थे जब उन्होंने समझौते करने, और वो उसी के काम में थे, चाहे वो मधुलिमीय हों, चाहे जयप्रकाश नारायण हों, ये तमाम लोग उसी खेमे के थे। यहाँ तक कि लोहिया भी उसी, मतलब उन्होंने कोई हार्ड लाइन नहीं लिया। बहुजन राजनीति की आगाज तो मानवर कांशीराम साहब ने किया, और जमकर किया, और तब सड़कों के नेता संसद पहुंचने लगे। और उसी का नतीजा है कि आज इस देश में राजनीतिक डाइवर्सिटी है। नहीं तो 60 साल तक कांग्रेस अपने नौकरों को चुनाव जिताती थी, और गैर सवर्ण अध्यक्षों को तो धोती खोल दिया करती थी। सीताराम केसरी OBC के थे, धोती खोला गया। और जब कांग्रेस बर्बाद हो गई, जब सवर्णों ने पाला बदल लिया, सवर्ण नेताओं ने, और जब कांग्रेस को छोड़ दिया, 60 साल तक मलाई खाएं, उसके बाद जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, 150 से ज़्यादा लोग कांग्रेसी बीजेपी में चले गए, वहाँ सत्ता की मलाई खाने लगे। तब कांग्रेस को दलित नेता खड़गे की याद आई, और तब जाकर आज पार्टी सर्वाइव कर रही है। लेकिन जब स्पीकर का पद देना था तो लड़ाया दलित को चुनाव,
और जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनना था तो राहुल गांधी ने चुना, अपने आप को बता लिया। खैर, ये सारी बातें हैं जो बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, जान रहे हैं, लेकिन अब फिर से समाज की वजह से लगातार SC ST OBC में जागरूकता आ रही है और अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी SC ST OBC नेताओं को आगे कर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मूवमेंट। आज जो सोशल मीडिया पर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी वजह से जागरूकता आई है और इसका क्रेडिट उन तमाम भाषाओं के जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ। मैं हिंदी पट्टी की बात करूँ तो रतन लाल हो, लक्ष्मण यादव हो, नेशनल दस्तक हो, द वीक हो, मुकनायक हो, ऐसे तमाम सोशल एक्टिविस्ट जिनको मैं नाम नहीं जानता हूँ, जिनको मैं रोज भी फॉलो करता हूँ, प्रोफेसर रविकांत हो, ऐसे लोग जिन्होंने अपने ऊपर हमले झेले, डॉक्टर रितु हो जिनकी नौकरियां गई, ये तमाम लोग, तो सोचिए किस तरह से जब तक इस तरह के संवैधानिक मुद्दे पर नहीं बात करेंगे तब तक आपका हक अधिकार नहीं मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कॉमर्स विभाग में कुल 28 भर्ती होनी थी, लेकिन 9 सीटों को OBC 3, SC 3, ST 1, अनरिजर्व 1, PWD को 1 को NFS कर दिया गया। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया न होता तो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग को यूनिवर्सिटी में घुसने से रोकने के लिए यूनिवर्सिटी में बैठे जातिवादी लोगों ने एक नया तरीका निकाला है, NFS। इलाहाबाद में अब NFS किया जा रहा है और ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ रही है और सोचिए सोशल मीडिया न होता तो आज क्या होता। राजस्थान में एक SC समाज के सलम्बुर दलित अध्यापक भाई शंकर मेघवाल की हत्या कर दी गई है, उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद उस मुद्दे पर कल संसद में बोल चुके हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन तमाम खबरों को सोशल मीडिया की वजह से, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके संवैधानिक अधिकार के लिए कोई भी सवर्ण लिबरल पत्रकार नहीं बोलेगा, इसलिए आपको तमाम बहुजन समाज के लोग ही बहुजन अधिकारों के बारे में बोल रहे हैं और संसद में लगातार बहुजन समाज से आने वाले लोगों को आगे किया जा रहा है। रही बात यूपी की या बिहार की, तो बिहार में एक बात समझनी पड़ेगी कि कभी भी बिहार में तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जब तक बहुजन रीजनल पार्टी, बहुजन समाज के लोग नहीं जीतेंगे तब तक इस तरह की चीजें नहीं होगी। पिता पुत्र का तलवार से हमला, शिक्षक बेटे की गर्दन कटी, मौके पर मौत, 1 घंटे तक नहीं पहुंची है पुलिस। सोचिए इसमें हिंदू मुस्लिम होता तो क्या होता। और एक साजिया इल्मी है, उनके तस्वीरें आ रही है जिस तरह से हम दिखा नहीं सकते हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने 3 बिल पेश किए हैं, वो भी आप सुनिए। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। देश में सभी बालकों व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये देखिए किस तरह से संसद में लगातार लोग SC ST के अधिकारों पर बात हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद लगातार छाए हुए हैं और अब जाकर जो हम लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे थे वो सब संसद में बोला जा रहा है। और ये आपकी ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। और अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए 60 साल तक कांग्रेस में जो SC ST OBC के लोग थे वो चुप रहें। जब सड़कों पर समाज बोलेगा, सोशल मीडिया पर बोलेगा, तो संसद को भी बोलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, उनके सामाजिक राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं और इसमें अब नेताओं की भी भागीदारी दिखने लगी है। लेकिन अभी भी इस देश में जातिवाद का जिस तरह से शोषण है और तमाम पावर सेंटर्स पर जिस तरह के जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हर किसी को बोलना पड़ेगा, तब जाकर आपके संवैधानिक अधिकार बचेंगे। और संजय यादव भी अब बोल रहे हैं, जो RJD के सांसद है, हरियाणा से हैं। बिहार में उनका बड़ा विरोध है लेकिन सोशल जस्टिस की उनकी समझ है, तो वो संसद में तो बोल रहे हैं। तो संसद में मेरी नज़र रहेगी और तमाम चंद्रशेखर आजाद नंबर 1 पर दिख रहे हैं, दूसरे पर धर्मेंद्र यादव दिख रहे हैं, तीसरे पर राजीव वर्मा दिख रहे हैं, चौथे नंबर पर परिणीति शिंदे देख रहे हैं। तो धर्मेंद्र यादव ने तो गजब का कहर ढाया है। 5वें 6ठे नंबर पर संजय सिंह जो अपर कास्ट हैं लेकिन फिर भी सामाजिक मुद्दों पर बोल रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद नंबर 1 पे चल रहे हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर। धर्मेंद्र यादव 2 नंबर पे चल रहे हैं। उसके बाद कुशवाहा जो है वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, जो RJD के। संजय यादव भी ठीक ठाक बोल रहे हैं।
परिणीति शिंदे कांग्रेस की है, वो भी बोल रही हैं, कुमारी शैलजा बोल रही हैं। तो SC ST OBC के सांसद लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोल रहे हैं और इसकी वजह है कि आप सड़कों पर बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ने पूरा गेम बदला है और जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अब हर पार्टी की मजबूरी होगी SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों को देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नेता ऐसा चुनिए जो सड़कों से निकला हो, संघर्ष से निकला हो। सोचिए राहुल गांधी ने कितना बड़ा गच्चा दिया। संसद के पहले सत्र के पहले ही दिन चुनाव लड़ा संविधान से, सोशल जस्टिस से। मैं इसलिए कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी BSP बी टीम है, मैं उनको कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी क्लोन है। ममता बनर्जी, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम सवर्ण पॉलिटिकल पार्टियां जो है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उसमें कोई अपवाद हो सकता है नेता, चाहे नवीन पटनायक को, सवर्ण लीडरशिप वाली जितनी पार्टियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस की फोटोकॉपी हैं, क्लोन है। दोनों एक दूसरे के ही एक थैले चट्टे बट्टे हैं। उनसे आप SC ST OBC किसान और संख्यक के अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। वो बोलते भी हैं तो उनकी मजबूरी। और बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, जिसमें सबसे ज़्यादा BSP 24 कैरेट गोल्ड है, संविधानवादी पार्टी, बाकी भी बहुजन समाज के नेता अब बोलने लगे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।